बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी बजट स्पेशल, मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मोनी। नया माली साल आया, आवाम के लिए क्या लाया? पंजाब का बजट हस्बे रिवायत ताख़ीर और ताख़ीर का शिकार रहा। 2 बजे बजट इजलास का टाइम था और हस्बे रिवायत असम्बली इजलास ताख़ीर का शिकार रहा और आखिर अब बजट इजलास शुरू हो चुका है। पंजाब के लिए 3,226 अरब रुपए का बजट तैयार किया गया, जबकि सूबाई वजीर अवैस लगारी की जानिब से बजट पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ है। इस बजट में पंजाब में तरक्याती बजट के लिए 685 अरब की खतीर रकम मुख्तस की गई है। 200 अरब रुपए सस्ते घी, चीनी और आटे की फराहमी पर खर्च किए जाएंगे, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का 10 किलो का थैला 400 रुपये का, घी 1 लीटर का पैकेट 300 रुपये किलो में मिलेगा। सेहत के लिए 470 अरब रुपए का बजट रखा गया है। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। बजट आवाम दोस्त होगा। ये तो सब वो बयानात हैं जो हर हुकूमत बजट के हवाले से दावे करती है, लेकिन हकीकत क्या है? मौशी सूरत हाल क्या है? क्या मईशत संभलेगी? अगर संभलेगी तो फिर कैसे संभलेगी? बजट में इमदादी पैकेजेस देने से आवाम का कितना भला होगा? क्या महंगाई रुकेगी या अभी महंगाई आवाम को मज़ीद बेबस करेगी? इन तमाम मामलों पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद होंगे जो कि माहिर मुआशियात भी होंगे और इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उस पर ख़ासी नज़र रखते हैं और ख़ास तौर पर बात करेंगे जी जो इस वक्त मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये मईशत पर कितना असरअंदाज हो रहा है और इस सूरत हाल में पाकिस्तान का तरक्की करना किस हद तक मुमकिन है? गुज़िश्ता साल कैसा गुजरा? आने वाले साल के लिए हुकूमत की क्या तैयारी है? बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम साहब हैं, माहिर मुआशियात हैं, इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ज़ीशान खलील साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, साबिक नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर कैस असलम साहब, माहिर मुआशियात, सर मुआशी सूरत हाल इस वक्त क्या बता रही है? पंजाब में जो कुछ हो रहा है, आखिर बजट इजलास तो शुरू हो गया है, क्या वाकई अवाम दोस्त बजट आने वाला है? देखें, बजट कभी भी अवाम दोस्त इस तरीके से नहीं होता। उसमें गवर्नमेंट चलाने के होता है कि टैक्स कहाँ से लेने हैं, और अगर पंजाब है तो टैक्स नहीं नए लिए जा रहा है। जो पैसे वफाक देगी उसी में ये बजट बनेगा। सही। बट जो है सब्सिडीज़ खासी रखी गई हैं, आटे, घी, चीनी की कोशिश की गई है कि यूटिलिटी स्टोर्स पे वो सस्ता मिले। बात ये है जी कि जब तक हम मुल्क और पंजाब उसके अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा भी है और इकनॉमिक्स भी यहाँ की है, यहाँ के जो बिजनेसेस हैं जब तक वो नहीं चलेंगे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और इसमें दूसरी बात यह है कि अब सिर्फ बिज़नेस चलने का इशू नहीं है। एक तरफ तो हमें चाहिए कि ऐसे बिजनेसेस चलें जो डॉलर कमाएं और दूसरी तरफ हमें ऐसे बिजनेस चलाने हैं जो डॉलर बचाएं। ठीक। और अगर ये बजट इन दोनों चीज़ों को करता है तो फिर तो इसकी सिमत ठीक है। ठीक। मगर अगर वो ट्रेडिशनल ही बिजनेसेस को मरातें मिलनी हैं तो फिर एक जो लोग पहले से अमीर हो रहे हैं वो अमीर होते रहेंगे और उसकी मरातें जो हैं गरीब तक सब्सिडीज़ के तरीके से तो मिल जाएंगी, डायरेक्ट महंगाई ही होगी। सो बड़ा ज़रूरी है ये देखना कि वो जो इंटरनेशनल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिफिसिट है और वो जो कर्ज़े हैं उसको पंजाब किस तरीके से उसमें हेल्प करता है कि वो डिफिसिट कम हो और हमें वो उस मुश्किलात से बाहर जाए। खलील साहब, बहुत ही प्यारी बात एक लाइन में इन्होंने कर दी कि उस चीज़ पर फोकस करना है कि डॉलर कैसे कमाना है और डॉलर कैसे बचाना है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, बात तो बहुत अच्छी कैस साहब ने की, इसलिए माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट हैं और इनकी बातें बहुत टेक्निकल होती हैं। देखें, डॉलर कैसे कमाना है, ऐसा कारोबार होना चाहिए, दैट मीन्स एक्सपोर्ट बढ़ानी है। और डॉलर कैसे बचाना है, दैट मीन्स कि ऐसी प्रोडक्ट को हमने एक्सपोर्ट करना और बनाना है जिसका लोकल रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हो। इसलिए कि पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्री है मोस्टली उसका रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं। पिछले 20 दिन की आप स्टोरी देख लें, 185 रुपए से 205 रुपए तक डॉलर चला गया, 20 रुपए डॉलर का फर्क आ गया। ये बेसिकली आपकी कॉस्ट के ऊपर ऐड होगा। आपकी इनपुट कॉस्ट जब ऐड होगी, इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली आप रीजन में महंगे होंगे तो आप एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे। यही चीज़ें कैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की कि हमें नई प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, नई बास्केट ऐड करनी पड़ेगी हम लोगों को। जो हमारी रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं 5-7, जो उसमें टेक्सटाइल है हमारी और डिफरेंट हम चीज़ें लेके चल रहे हैं, उनके अलावा भी हट के हम लोगों को काम करना पड़ेगा।
हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जी हम लोग रॉ प्रोडक्ट अपनी एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक हम डायरेक्टली अपनी वेजिटेबल और फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर देते हैं, वैल्यू एडिशन क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन नहीं है। अगर हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन शुरू हो जाए तो डेफिनेटली कैश डॉलर्स आपके बेतहाशा बढ़ जाएंगे और आपका एक्सचेकर बेहतर हो जाएगा। जी जीशान साहब, यहीं से आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर तज्जियाकार सलमान गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सलमान साहब, आज का बजट बिलाखिर 6 घंटे से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार रहा और अब बजट इजलास शुरू हो गए। सर, क्या वाकई अवाम दोस्त बजट आने वाला है या ये वही रवायती बयानात हैं जो पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अवाम दोस्त बजट होगा या नहीं ये तो कुछ देर में जाहिर होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक वक्त था जब पाकिस्तान के अवाम बजट के हवाले से दिलचस्पी रखते थे, लेकिन अब तो पाकिस्तान के अंदर हर रोज बजट बनता है। रोज शायद की कीमतें बढ़ती हैं, की कीमतों पे कोई चेक नहीं है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, और इसमें दरअसल जो बड़ी हुकूमतों का रोल बड़ा अहम है। लेकिन जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, अगर पंजाब के अंदर गवर्नेंस होगी तो यकीनन शायद जरूरियात की कीमतों पे चेक होगा, और ये जो मुनाफाखोर और जखीरा लोग नजराते फिरते नजर आते हैं इनकी कोई गिरफ्त करने वाला होगा। और एक वक्त था कि जब पंजाब को गवर्नेबल सूबा कहा जाता था और पंजाब के अंदर एक मजबूत चीफ मिनिस्टर मौजूद था और उसका डर और खौफ इंतजामी मशीनरी पे था। अगर आप जाके बाजारों में देखें, जमीनी निकासी का हम जायजा लें, कोई चेक इन पे मौजूद नहीं है। लेकिन जब हम काश्तकार की बात करते हैं जो जिनस बाजार के अंदर आती है, काश्तकार से आप गंदम 1800 रुपए खरीदते हैं, मार्केट के अंदर वो 2600 रुपए में मिलती है, और वही आटा जो आगे से आगे। लेकिन इस वक्त हुकूमत से दावे बहुत सारे कर रही है, ऐलानात बहुत सारे कर रही है, और खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से आवाम को बहुत सारी तोक़ुआत थी। इससे हुकूमत कायम होने के बाद यकीनन गवर्नेंस का खाब भी हकीकत मिलेगा और शायद रुपयात की कीमतों पर चेक होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की गिरफ्त हुकूमत की होनी चाहिए थी, फिलहाल अभी तक नजर नहीं आ रही। मैं समझता हूँ कि जब तक सूबे गवर्नेंस के खास यकीनी नहीं बनाएंगे, ना जरूरियात की कीमतें कंट्रोल होंगी और ना ये जो बजट के अंदर तजवीज़ करते हैं उनसे बरामद हो। सलमान साहब, सर, पीटीआई गवर्नमेंट की मुखालफत की बुनियादी वजह महंगाई थी कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, मामला ठीक नहीं हो रहे, इसीलिए तमाम ऑपोजिशन जमातें एक पेज पे आई, उनको हटा दिया गया। अब मौजूदा हुकूमत लग रहा है कि ऑन ट्रैक है, कि कम से कम वक्त लगेगा, थोड़ा देर के बाद सही, लेकिन मामला ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमत 60 रुपए बढ़ जाना कभी तारीख में नहीं सुना ना देखा। देखिए, 3 चीजें ऐसी हैं, बिजली, गैस और पेट्रोलियम। आप जब इनकी कीमतों में इजाफा होता है तो ये कोई दिन नहीं लगते या हफ्ते नहीं लगते, बड़ी तौर पे कीमतों में इजाफा होना शुरू हो जाता है। और जैसे आपने कहा कि अगर माजी की हुकूमत को टारगेट किया जाता था महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के हवाले से, तो ये बड़े चैलेंजेस थे नई हुकूमतों के लिए मरकज के अंदर, पंजाब में। तो क्या जो नई कायम होने वाली हुकूमतें हैं उन्होंने उस सूरत हाल पर काबू पा लिया? मैं ये तो नहीं कहता कि उन्होंने काबू पा लिया, लेकिन उनके अंदर ये एक तहरीक जरूर नजर आ रही है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर को रोज मैं इजलास से देखता हूँ, गुज़िश्ता दिनों में मेरे घर भी तशरीफ आए और यहाँ पर आए तो अफसोस के लिए थे, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद थे सब ने उन्हें कहा कि जी महंगाई का रुझान जो है आपकी हुकूमत के लिए बड़ा इम्तिहान है और इसका तदारक करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि जब तक आप गवर्नेंस को दुरुस्त नहीं करेंगे, ये सारे रुझानात इन पर काबू नहीं पाया जा सकता। माजी के अंदर इमरान खान की हुकूमत का तजर्बा एक नया तजर्बा था, लेकिन आज जो हुकूमतें कायम है ये माजी के अंदर भी बढ़ते गुजार रही है। और खास तौर पे पंजाब के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो एक चेक मौजूद था, कभी आटे और चीनी का बहरान पैदा नहीं हुआ था। और खास तौर पे खुदरी तेल जो है ये 160 से 660 पे कैसे चला गया, और अगर इमरान खान साहब की जो हुकूमत में ये 450 पे गया है तो अब ये 550 पे आ गया है। तो क्या वजह है कि आप इसकी इम्पोर्ट ड्यूटी कम करें खुदरी तेल की, और बाद में जब तक आम आदमी को किचन की अशिया अर्जा कीमत में मुहैया नहीं होंगी उस वक्त में इसका काम भी रहेगा और इत्मीनान भी रहेगा। और मैं समझता हूँ जब आप ये कहते हैं कि आपकी बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बुनियादी ज़रूरत डॉक्टर कैस साहब के आटा, चीनी, दाल, रोटी सस्ती चाहिए आम आदमी को। एक जानिब इमदादी पैकेजेस का ऐलान किया जाता है किसी न किसी तौर पर, और दूसरी जानिब जब पेट्रोल 60 रुपये बढ़ जाता है, जब मुख्तलिफ अशिया महंगी होती हैं, कुकिंग ऑयल, घी का पैकेट 150, 200 से 500, 600 पर पहुंच जाता है, वो इमदादी पैकेज क्या करेगा?
आपकी बात बिल्कुल सही है जी। बात ये है कि ये उस वक्त तक चीज़ें सस्ती नहीं होंगी जब तक दो चीज़ें नहीं या तीन चीज़ें नहीं होती। पहली बात यह है कि उन चीज़ों की मुल्क के अंदर पैदावार बढ़ती है या नहीं। अगर तो वो बढ़ती है और अगर लोगों की जो डिमांड है उससे ज़्यादा है तो ये वाकई कीमतें नीचे आ जाएंगी। दूसरा, जो हमारी सप्लाई चेन में जो प्रॉब्लम्स हैं, और सलमान साहब ने बड़ा करेक्टली कहा कि जो हमारे गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को, इनपुट्स जो हैं, हमारी बिजली महंगी, आज फिर महंगी हो गई है, हमारा तेल महंगा हो रहा है, फर्नेस ऑयल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें नीचे आएंगी। देखें, मुल्क सब्सिडी से नहीं चलते, मुल्क पैदावार से चलते हैं। मुल्क आमदनी लोगों की बढ़ेगी तो उनको बहुत ज़्यादा महंगाई तंग नहीं करती, मगर अगर आमदनी नहीं बढ़ेगी तो गवर्नमेंट कब तक एक हाथ से लोगों से लेके दूसरे हाथ से लोगों को देगी। बड़ी अच्छी बात डॉक्टर कैस साहब ने कि महंगाई की हम बात करते हैं और फिर हमें बताया जाता है पूरी दुनिया में महंगाई है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वहाँ पर कुव्वते खरीद भी साथ में बढ़ रही है। बात तो बिल्कुल ठीक है जी। जिस तरह अभी बात हो रही थी पेट्रोल की खास तौर पे कि 60 रुपए का अगर फर्क पड़े और आपकी लाइफ के अंदर अगर उसका 10% वैल्यू रहता है, दैट मीन 6 रुपीज, क्या आपकी इनकम 10% उस हिसाब से बढ़ी है? नहीं। यहाँ पर तो आपकी पॉकेट स्क्वीज होती जा रही है। अब देखें जी, हर फैमिली में अगर स्टैंडर्ड देखा जाए 4 से 6 लोगों की एक फैमिली होती है, उनकी एजुकेशन है। पाकिस्तान में एजुकेशन कहाँ सस्ती है जी? आप देख लें, कहीं पे भी एडमिशन कराना हो आपको पता चल जाता है। स्टैंडर्ड्स क्या हैं? स्टैंडर्ड्स वही हैं जो अमीर बंदा अफोर्ड कर सकता है। बाकी लेमैन के लिए या जनरल तबके के लिए कोई स्टैंडर्ड यहाँ पर नहीं। वहाँ तो शायद गो स्कूल जिस तरह हमारे कुछ सूबों में चलते हैं ऐसी कुछ चीजें हो, प्रॉपर हमारे वहाँ पे टीचर्स नहीं हैं। अभी मैं कुछ कहीं पढ़ रहा था, वहां लिखा जी स्कूल फर्नीचर के लिए किसी सूबे में इतना पैसा रख दिया गया। बात ये पहली चीजें किधर गई? ये चीजें सारी ऑन पेपर्स होती हैं और बाद में गायब हो जाती हैं। हमारे सूबे को सबसे ज्यादा जो जरूरत है या हम लोगों को जरूरत है, अपनी इनकम को इंक्रीज करने की जरूरत है कि महंगाई हमें महंगाई ना लगे। सबसे बड़ी जरूरत हमारी ये है। अब मसला ये है जी, हमारी टोटल इनपुट कॉस्ट महंगी हो गई है। मैं वही 10,000 रुपए महीना कमाता हूं, पिछले महीने तक मैं 7,000 रुपए खर्च कर लेता था उसमें से। ठीक है ज़ीशान साहब, बात करते हैं, मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं कि हम अपनी बाइंग पावर को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं या फिर बजट में ऐसा क्या प्लान है। बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पंजाब का बजट आवाम के लिए क्या कोई खैर की खबर लाएगा, क्या कोई खुशखबरी लाएगा, क्या आवाम की ज़िंदगियों में कोई ठंडी हवा का झोंका आने वाला है इस गर्मी के मौसम में या नहीं आने वाला, सारी सूरत हाल पर बात करें। ज़ीशान साहब, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं कि कुव्वत ख़रीद किस तरह से बढ़ेगी, क्योंकि लाहौर चैम्बर से आपका ताल्लुक़ रहा। जब महंगाई होती है बिजनेस कितना असरअंदाज होता है? देखें जी, जो बिजनेस है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है आपकी महंगाई से, जिसमें पर्टिकुलरली हम लोग देख लेते हैं डॉलर रेट को। अब जिस तरह मैंने पहले भी कहा, पिछले 20 दिनों में हमारा डॉलर अप्रॉक्सीमेटली चला गया कोई 25 से 30 रुपए ऊपर चला गया, जो कि 15 से 16% है। 15-16% इनपुट कॉस्ट आपकी बढ़ गई है। आपका इंटरेस्ट रेट कहाँ था, कहाँ से 14% पे चला गया। ये चीजें डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। अब इसके बाद बिजली है, गैस है, आपका पेट्रोल है, ये तीन चीजें एज अ रॉ मटेरियल किसी भी इंडस्ट्री के लिए काम करती हैं। अब एक प्रोडक्ट जो आप $1 को कॉस्ट पे लेके एक्सपोर्ट करते थे, जिसमें आपने इंडिया से भी compete करना है, श्रीलंका से भी करना है, बांग्लादेश से भी करना है, वियतनाम से भी करना है, आज आपकी इनपुट कॉस्ट 30 to 40% इंक्रीज हो गई है। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप इंटरनेशनल मार्केट में जाके compete करेंगे? आपकी एक्सपोर्ट वाइबल नहीं रहेगी। अब एक्सपोर्ट वाइबल नहीं रहेगी तो पैसा आपके पास नहीं आएगा, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं होगी आपकी। अब पाकिस्तान के साथ अलमिया ये है कि जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट है उसमें मोस्टली प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल हमारा इंपोर्टेड है। बिल्कुल ऐसे। अब आपने 205 रुपए पे तो आज इंटरबैंक ले आए हैं जी, दैट मींस उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। हर तकरीबन, मैं तकरीबन का वर्ड यूज कर रहा, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री की कंजम्पशन के अंदर है उसके ऊपर आरडी लगी हुई है, वेयर एज वो लोकल प्रोडक्शन भी नहीं होती है। इन चीजों का मकसद क्या आपका मकसद सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है? अगर सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है तो फिर आप और किसी तरीके से कर ले, हमारी जेबों पे तो काट के ना करें। अब देखें जी, हमारे इतने बुरे यहाँ पर हालात हो गए कि हमारी जो इनकम है वो बढ़ नहीं रही है, हमारी जो पॉकेट्स हैं वो स्क्वीज्ड हैं। हमारी जो इनकम 10,000 रुपए थी वो आज भी 10,000 है, मगर खर्चे हमारे, जैसे मैं लास्ट बात करते ब्रेक से पहले 30,000 पे पहुंच गए सर, 30 से भी 50 पे पहुंच गए खर्चे हमारे। खर्चे अब हम गुजारा कहां से कर रहे हैं? लोगों से मांग के पकड़ के। हमें कहा जाता है जी अनप्रोडक्टिव खर्चे कम कर दें, लाइक शादियों पे कम लगाएं, फौदियों पे कम लगाएं, हम कर लेते हैं।
भाई हमारे पास कुछ जीने खाने मरने के लिए पैसे होंगे तो हम कहीं लगाएंगे ना। हमारे बिजनेसेस तो चल नहीं रहे हैं, हम लोगों के तो 700 पे भी टैक्सेस हैं इस वक्त। कौन सी ऐसी चीज है जिस पे हमारे टैक्स नहीं है? और डायरेक्ट से बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स हैं। कोई बंदा पाकिस्तान में कह दे जी मैं नॉन फाइलर हूं, मान लेते हैं, मगर कोई बंदा पाकिस्तान में कह दे मैं नॉन टैक्स पे ही हूं, ये मानने वाली बात नहीं है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स हर बंदा पे कर रहा है। आपके सांस लेने पे, उठने पे, बैठने पे, हर चीज पे टैक्स है। आपने प्रॉपर्टी लेनी है, मैंने हार्ड अर्न्ड इनकम अपनी बैंक में जमा कराता हूं। IBFT एक इंटरबैंक फंड ट्रांसफर फैसिलिटी होती है, मुझे उसके ऊपर चार्जेस देने पड़ते हैं। सही। पहले एक टाइम था मुझे विड्रॉल के ऊपर चार्जेस देने पड़ते थे, टैक्स करता था, वो तो तरले कर करके हुकूमतों को समझा समझा के खत्म करवाया। अब बात ये, आपको टैक्स चाहिए, हम लोग टैक्स देने को तैयार है, अपना मैकेनिज्म ठीक कीजिए। हमें भी तो इनकम बढ़ाने का मौका दे, हमारी इनकम बढ़ेगी तो आपका टैक्स बढ़ेगा ना। आप किस तरह समझ सकते हैं इस चीज को कि जी हमारा पैसा तो बढ़ नहीं रहा, हमारी जेब तो भर नहीं रही, हमारे पास पैसा आ नहीं रहा, मगर हम आपको फिर भी देते जाएं? ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ये दोनों तरफ से चलती हैं, हुकूमत को भी कॉपरेट करना पड़ेगा और हमें भी करना पड़ेगा। साफ सी जो बात है जी। ठीक, डॉक्टर साहब अभी जो सूरत हाल है, अगर हम इसकी बात करते हैं, एक तरफ डॉलर मुसलसल ऊपर जाता जा रहा है, खसारा में पाकिस्तान जा रहा है, मुसलसल मसाइल, मईशत इस वक्त है कहाँ पर? तरक्की कर रहा है पाकिस्तान, कहीं रुक चुका है, पीछे जा रहा है? क्या कहेंगे, किस तरह से एनालिसिस पेश करें? देखें, बात ये है कि ये एक दिन में नहीं हुआ, ये कई सालों में जो बॉल है, जिसको हम कहते हैं स्नो बॉल, बड़ा होता जा रहा है प्रॉब्लम्स का। हमने कहीं नहीं सोचा कि हमने किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स का हल करना है। हम ऐश पे लगे हुए हैं। मज़े की बात यह है कि यहाँ की एक ख़ास क्लास है जो डेकेडेंट है। वो उस वक्त हुआ करती है जब एम्पायर्स अरूज पे होती हैं और फिर वो गिरती हैं। हम अभी अरूज पे गए नहीं थे, तो हमारी क्लासेस ने, आप कारों ख़रीदने का ज़रा देख लीजिए कि क्या इस बहरान में कारें कम ख़रीदने हुई हैं, या मोबाइल फ़ोन कम हुए हैं, या ये रेस्टोरेंट्स में कम लोग जा रहे हैं, या पेट्रोल महंगा होने से ये जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद पड़े हैं। सब रेल पेल है, बिल्कुल। सो इन अ वे आपको जो गरीब आदमी है, उस जिस तरह हम कह रहे हैं कि उनकी अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं, वो लड़ेंगे भी, वो एक दूसरे से कर्जा भी लेंगे, वो एक दूसरे को कत्ल भी करेंगे, क्योंकि हुकूमत एक खुद पार्टी बन गई है। ये अब इशू सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस का भी है। कि हम ये कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स ये कह रही है, जिसमें ये यकीन करते हैं कि जी एक तरफ डिमांड साइड है और एक तरफ सप्लाई साइड है। बिजनेसेस हैं, उन्होंने बना के देना है, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट देनी है, हुकूमत ने रेगुलेट करना है। यहाँ तो हुकूमत प्रोड्यूसर से भी टैक्स लेना चाहती है, कंज्यूमर से भी टैक्स लेना चाहती है, मिडलमैन से भी टैक्स लेना चाहती है। और भाई किस लिए ले रहे हो? ठीक है, प्रोग्राम में वापस आ गए जी। ज़ीशान साहब, बात हो रही थी सर महंगाई की, बिजनेस की। मुझे ये बताइए कि इस वक्त कौन कौन से ऐसे सेक्टर हो सकते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए मौजूदा हुकूमत का, या फिर गुज़िश्ता अदवार हुकूमत पे उन पर फोकस नहीं किया गया? देखिए जी, जो पिछली गवर्नमेंट्स थी, फोकस तो डेफिनेटली उन्होंने ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स पे किया, मगर अगर इस वक्त हम मजीद अपना IT एक्सपोर्ट के ऊपर करें, इसलिए कि आप इंडिया की खाली अगर मिसाल ले लें तो उनकी जो टोटल एक्सपोर्ट IT की है, उससे कम हमारी टोटल एक्सपोर्ट है। अगर हम IT के ऊपर इस तरह कंसंट्रेट करें, बड़ा फर्क पड़ता। हम लोग ना पहले दिन से सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर लगे हुए, हमने कोशिश ही नहीं की आने की, दूसरी चीज़ों को लेके आने की बीच में। जिस तरह मैंने पहले कहा जी कि हमें वैल्यू एडिशन में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यहाँ पे चाइना की एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। उनमें क्वालिटी है कि वो लोग अपनी जो रॉ मटेरियल है वो महंगा एक्सपोर्ट करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट सस्ती एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि दुनिया में वो नजर आए। जहां जहां उनकी फिनिश प्रोडक्ट पहुंचेगी, डेफिनेटली वो वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। हमारे मुल्क में जरा सिस्टम थोड़ा फर्क है, हमारी रॉ मटेरियल ज्यादा जो है ना डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो जाती है, फिनिश प्रोडक्ट को हम लोग बाद में इंपोर्ट कर लेते हैं। ये तरीकेकार जौन से हमारे मैकेनिज्म ये गलत है। हम लोग को इन चीजों को अपना बहुत बेहतर करना पड़ेगा। ब्रेन ड्रेन के ऊपर हमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि हमारा जो बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए, मोस्ट ऑफ द बच्चा बाहर ही सेटल हो जाता है। बिल्कुल। क्यों? क्या हमारे मुल्क में कोई कमी है? हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो सब बेताशा पैसा लगा के लोगों को PhD करने के लिए बाहर भेजते हैं, और PhD वाले डॉक्टर्स जो हमारे होते हैं यहाँ पे एग्रीमेंट साइन करके जाते हैं कि जी हम वापस आके दोबारा यहाँ खिदमत करेंगे। क्या वो आते हैं? नहीं आते। पाकिस्तान में क्या बुराई है, क्या कमी है? गलतियां सब में है। हम लोगों को इस मुल्क में वापस आके इस मुल्क में बेहतरी करनी है, इस मुल्क को संवारना है। तो हम लोगों को ब्रेन ड्रेन के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा कि हमारी जो बच्चा है, हमारी अवाम है, बाहर ना निकले,
हम लोग एक्सपर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं जी कि 30 अरब डॉलर तक हमें पेमेंट्स आती हैं यहाँ पर। ठीक, हमें 30 अरब तो आ गया, हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ गया, क्यों नहीं हम वो लोगों को यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज देते कि हमारा कारोबार इतना बढ़ जाए कि हमें उस पैसे की जरूरत ना पड़े। हम लोगों को ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है, जॉब्स क्रिएट करनी है। पिछली गवर्नमेंट ने कहा था जी हम इतने करोड़ जॉब्स लेके आएंगे, तो क्या हम लोग कुछ कर सके? नहीं। हम बेसिकली एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पाते। हम लोग बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं और बातों में हम किले भी फतह कर लेते हैं, मगर हम लोग एनवायरनमेंट नहीं दे सकते। हमारे पास इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, बिजनेस के ऊपर हमारे सिचुएशन चल रही है। हम लोगों को इन चीजों के ऊपर फौरी तौर पे इमरजेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हमें जो वॉर स्टेपिंग के ऊपर काम होते हैं वो करने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो सके। पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी तो जिस फ्लाइट पे हम लोग जा रहे थे ना, जो इस वक्त दुनिया को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उस दोबारा हम उस फ्लाइट में आएंगे। तो हम लोगों को ये काम करना बहुत जरूरी है कि इकोनॉमी हमारी स्टेबलाइज हो सके जी। अच्छा डॉक्टर कैसा ये बताइए सर कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त हम मुल्क में देख रहे हैं, चाहे हम पंजाब में बात करें, वफाक में बात करें, पूरे पाकिस्तान में, ये सियासी अनस्टेबिलिटी जो है ये किस हद तक इकोनॉमिक सिचुएशन पर असरअंदाज होती है? क्या इस सिचुएशन में मुल्क तरक्की करता है या फिर ठीक रास्ते लेता है? देखें, दो बातें कहने लगा हूँ। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, अभी आपने खबर सुनाई कि पार्लियामेंट में एहतजाज हो रहा है कि सेक्रेटरी हजरात नहीं आए। तो जब उनकी 15% आपने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं तो उनको वो क्यों आएंगे? यही है गवर्नेंस का इशू। यही है जो मुल्क को ख़राब कर रहा है कि आप वो पार्लियामेंट के मुताबिक हैं और अगर पार्लियामेंट के कहने पे काम नहीं कर रहे तो फिर एहतजाज नहीं, उनको सजाएं होती हैं, फिर मुल्क चलते हैं। आपने पॉलिटिकल कहा तो बहुत ज़्यादा देखें, बात यह है कि जो इकोनॉमिक्स है वो इंजन है, उसने मुल्क के मईशत और कारोबार की गाड़ी चलानी है, मगर जो पॉलिटिक्स है वो पटरी है जिसके ऊपर वो गाड़ी चलनी है। अगर वो पटरी ख़राब होगी तो जितना मर्जी ताकतवर इंजन ले आए वो नहीं चलेगी। सो जब तक आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जब तक डेमोक्रेसी और आगे बढ़े। डॉक्टर साहब बात करते हैं, सिस्टम की बात आ गई है जी, जब तक पटरी ठीक नहीं होगी, सिस्टम ठीक नहीं होगा, ट्रेन कैसे चलेगी? बात करते हैं इस पर भी, लेकिन अभी वक्त है अज़ान इशा का। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब का बजट आवाम के लिए क्या क्या ख़बरें ला रहा है, आवाम के लिए क्या बजट में हो सकता है? डॉक्टर कैस साहब, बजट का मतलब कि किसी भी घर को चलाने के लिए एक प्लानिंग के अगले पूरे साल में हमारे पास कितनी आमदन होगी, हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इतना सॉलिड बजट होता है कि जो प्लान किया जाता है सब कुछ उसके मुताबिक हो और सारा कुछ वैसे वैसे चलता रहे, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर हफ्ते, हर 2 दिन के बाद, हर 4 दिन के बाद कुछ ना कुछ महंगा हो रहा होता है। कैसे बनेगा बजट एक आम आदमी के घर का? देखें, बात यह है, मैं 1-2 क्लैरिटीज़ कर लेना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जो घर का बजट है ना, उसमें पहले देखा जाता है कि हमारी आमदनी कहाँ से आई है, बिल्कुल, और हमने कहाँ से कर्जा लेना है। अगर आ जाए तो फिर हम वो बनाते हैं। ठीक। हुकूमत का ऐसे नहीं होता। हुकूमत का बजट पहले अखराजात देखे जाते हैं, फिर देखा जाता है कि किस किस पे टैक्स लगाना है, कहाँ कैसे लाना है, कहाँ खसारा है, कहाँ कहाँ से कर्जा लेना है, और फिर उनके पास मशीन होती है नोट छापने की, जो भी टैक्स है। ठीक। तो बिल्कुल डिफरेंट हैं दो। मगर एक बात जो मुझे नहीं समझ आई वो ये है कि हर हुकूमत के बजट के दौरान कोई ना कोई नेचुरल डिज़ास्टर, कहीं ज़ल्ज़ला आया, कहीं फ्लड आया, कहीं कोरोना आया, कहीं यूक्रेन की लड़ाई आई। क्यों नहीं अपनी प्लान के अंदर एक कंटिजेंसी रख लेते? ठीक। जो बिजनेसमैन रखते हैं मुश्किल हालात के लिए कि जी जब वो आएगा, हर दफ़ा जब वो क्लैश करती है, जो कर रही होती है चीज़ें, तो वो इल्ज़ाम उस हंगामी हालात पे डाल देते हैं, जो कि जब आपने प्लान ही नहीं किया उनके बारे में, जब आपको पता ही नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का हम कई सालों से कह रहे हैं, अब आगे आपको पता लग रहा है कि जब गर्मी पड़ी है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ पर शदीद असर हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, और शदीद तरीन हम इसीलिए ये गर्म मौसम देख रहे हैं, हॉट डेज बढ़ते जा रहे हैं। बात करते हैं, हमारे साथ सज्जाद हुसैन साहब, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद है। सज्जाद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं।
सेहत का बजट 100 अरब बढ़ा दिया, गुज़िश्ता साल 370 अरब, इस साल 470 अरब। कितना बेहतर होने वाला है सेहत का निज़ाम इस बजट के बढ़ने से? जी बिल्कुल सिद्रा, मौजूदा गवर्नमेंट ने ये कोशिश तो की है, लेकिन आपने ये एक तालीम के अंदर एक जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो देखा होगा कि नंबरों की दौड़ लगी हुई है। तो इसको भी मैं समझता हूँ बजट तो बढ़ा दिया गया है, ये नंबरों की दौड़ है। ये जो 100 अरब रुपया है ये लैप्स होना है या कहीं लगना है, चूंकि अभी तफसीली बजट नहीं आया तो हम इसमें देख नहीं सकते कि किस किस स्कीमों के लिए 100 अरब रुपया जो है इजाफी रखा गया है, क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने इसमें काफ़ी जो है वो अगर देखा जाए तो 7 अरब से जायद का जो गायनी का जो ब्लॉक मान रहा है गंगाराम के अंदर, कोई मुख्तसर शायद उसके लिए भी उन्होंने कोई बजट रखा होगा ताकि उसको जारी किया जाए, क्योंकि इतना महंगा मनसूबा है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो इसमें स्पेशलाइज का जो बजट है उसको 151 अरब रुपया कर दिया गया है, जबकि गुज़श्ता साल स्पेशलाइज हेल्थ केयर का जो बजट था वो 78 अरब रुपया था सिर्फ। तो उसको बढ़ा के यानी 93%, 93% इसमें इजाफा देखने में आया है। लेकिन अफसोस की बात है कि प्राइमरी हेल्थ केयर का पिछले गुज़श्ता जो बजट था, तरक्याती बजट, वो 19 अरब रुपया था, मगर इस दफा सिर्फ 2 अरब का इजाफा हुआ है, जबकि तालीम जो बेसिक हेल्थ है वो प्राइमरी हेल्थ केयर से शुरू होती है, जिसमें हमारे बुनियादी मरकज़ सेहत, रूरल हेल्थ सेंटर, THQ तहसीलों के अंदर हॉस्पिटल, DHQ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो आते हैं, इसके अलावा जितने प्रोग्राम हैं, TB हो, हेपेटाइटिस हो, ये सारे प्राइमरी एजुकेशन के अंडर आते हैं, प्राइमरी हेल्थ के अंडर आते हैं। आपसे मैं दोबारा भी बात करती हूँ। ज़ीशान साहब, कैसा देख रहे हैं हेल्थ सिस्टम, सरकार के अस्पताल कितने बेहतर हो रहे हैं? क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आती है तो हम उनकी प्रायोरिटी सुनते हैं कि तालीम और सेहत हमारी प्रायोरिटी है, बुनियादी सहूलत हमें लोगों को देनी है। क्या हालात देख रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक है आपने कहा जी, जो भी गवर्नमेंट आती है उसकी यही प्रायोरिटी होती है जी कि हमने सेहत और एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और वो प्रायोरिटी ही रह जाती है। मैंने तो जहाँ थोड़ा बहुत सर्वे किया है, देखा चीज़ों को, जाके हमारे यहाँ पे लाहौर में काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, अभी भी अगर आप चलते हैं अपनी टीम लेके हमारे साथ तो इमरजेंसी में किसी में चले जाएं, किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी का बेड 3 मरीजों से कम पे नहीं होगा, जो मर्जी कर लें आप जी। बिल्कुल। और एक इमरजेंसी में अगर 100 पेशेंट है तो 100 पेशेंट को केटर करने के लिए 10 डॉक्टर्स होने चाहिए, 10 मौजूद जरूर होंगे, मगर 4 मोबाइल पे होंगे, 2 बाहर निकले होंगे और 3 काम कर रहे होंगे। ये बहुत बड़ा अलमिया है। गवर्नमेंट का मसला ये है, बार बार कैसा जिसका कहते हैं गवर्नेंस का, गवर्नमेंट पैसा भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, मगर गवर्नेंस प्रॉपर नहीं हो रही। नॉट ओनली द करंट गवर्नमेंट, पास्ट गवर्नमेंट्स का भी ये इशू चल रहा है हम लोगों का। हमारे यहाँ पर गवर्नेंस का फुकदान है, हमारे यहाँ पर जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब है ना, उसका फुकदान है। हमें ये बहुत बड़ा इशू है हम लोगों के यहाँ पर। हम लोग जब तक इन चीजों को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे तब तक हम लोग बेहतर नहीं हो सकेंगे। आप आज एजुकेशन के ऊपर, मेरा ख्याल है जो स्लम एरियाज के अंदर प्राइवेट सेक्टर आपके स्कूल्स को चला रहा है, उससे बेहतर कोई चीज नहीं चल रही। कोई झुग्गी स्कूल है, कोई टीचर चाइल्ड स्कूल है, कोई डिफरेंट किस्म के स्कूल बने हुए हैं। किसी भी एरिया में आप चले जाएं, गवर्नमेंट करती है, होता क्या है जी, अब प्राइवेट लोग जाते हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक, ज़ीशान साहब, माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कम है, लेकिन प्रोग्राम को कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दीजिए कि आने वाले वक्त में क्या कोई गवर्नमेंट अच्छी खबर दे सकती है इस बजट से कि कोई महंगाई कम हो सकती है, कोई ठहराव आ सकता है इस सारी सूरत हाल में जो अभी तूफान मचा हुआ है महंगाई का? आम आदमी के लिए इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि महंगाई है, उसको सिर्फ गर्ज है कि चीज़ें सस्ती हो जाए। डॉक्टर साहब, क्या देख रहे हैं? देखें, मैं क्या, आपके मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि महंगाई होगी और महंगाई होगी और महंगाई, जब ये इनपुट्स पेट्रोल वगैरह सब महंगा कर देंगे, मैं एक गवर्नेंस की बात सिर्फ इतनी सी कर दूंगा कि आपने हॉस्पिटल्स में चूहे, बिल्लियाँ, कॉकरोचेस देखें, बिल्कुल देखें, बीमार, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी? सिर्फ गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं करना है, जिन्होंने काम करना है वो भी अगर अपना काम पूरी तरह नहीं कर रहा है, महंगाई के अंदर करप्शन भी है, महंगाई के अंदर मिस अप्रोप्रिएशन भी है, महंगाई के अंदर जब एक इंस्पेक्टर दुकानदार से 1000 रुपए ले लेता है रिश्वत, तो दुकानदार 10,000 रुपए चीजों के महंगे कर दे, कौन? डॉक्टर कैस असलम साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, ज़ीशान साहब आपका बहुत शुक्रिया, सज्जाद हुसैन हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे आपने इजाज़त देनी है प्रोग्राम से, लेकिन जो बजट आया है इसमें आवाम के लिए कोई खातिर ख़्वाह रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अगर इमदादी पैकेज होगा और साथ ही महंगाई बढ़ती जाएगी तो फिर गरीब का घर किस तरह से चलेगा? बजट तो
आ गया, आखिर इजलास भी शुरू हो गया, लेकिन आवाम की ज़िंदगी में अभी सुकून आता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हुकूमती नुमाइंदगान भी बता चुके हैं कि अभी आने वाला वक्त मुश्किलात ला सकता है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने